प्रणाम। मैं हूं आपका अपना संजीव वरुण कुमार और जैसा कि आप देखते हैं गौरव टॉकीज चैनल पर हम आम तौर पर सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यू करते हैं और हमारे साथ आज के मेहमान हैं श्री अतहर सगीर ज़ैदी उर्फ हमारे आज के मेहमान हैं फ़खरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी के चेयरमैन। लखनऊ में हूं आज और उन्हीं से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा थोड़ी जानकारी दे दूँ सर के बारे में। सर के बारे में मशहूर है कि इन्होंने अपनी जवानी के दिनों में यानी सन 97 में स्वर्गीय लालजी टंडन के वज़न के बराबर आपने रक्तदान किया था लोगों की मदद से। तो उस पर हम चर्चा करेंगे। हम बात करेंगे जनसंख्या नियंत्रण के बारे में, हम बात करेंगे धारा 370 के बारे में और हम बात करेंगे कि आपकी कमेटी करती क्या है लोगों के विकास के लिए और भाषा के विकास के लिए। बने रहिए हमारे साथ। अब हम सर से शुरुआत करेंगे, औपचारिक बातचीत शुरू करते हैं। बेसिकली फ़खरुद्दीन अली अहमद कमेटी करती क्या है? देखिए, फ़खरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी ये उर्दू, अरबी और फ़ारसी को प्रमोशन देने का काम करती है और उर्दू साहित्यकारों को उनकी जो बुक्स हैं उसको पब्लिकेशन करने के लिए हम उसको फिनेंशियल सपोर्ट्स करते हैं। उर्दू में पीएचडी और डीलिट के जो स्कॉलर्स हैं उनको उनकी थीसिस जमा करने के लिए हम उसको फिनेंशियल सपोर्ट्स करते हैं। जिन लोग बच्चों ने उर्दू, अरबी और फ़ारसी में अपने यूनिवर्सिटीज़ और अपने कॉलेज में टॉप किया होता है उनको हम गोल्ड मेडल स्कॉलरशिप देते हैं। इसके अलावा फ़खरुद्दीन अली अहमद कमेटी उर्दू भाषा को, उर्दू लैंग्वेज को, इस मीठी ज़बान को प्रमोशन देने के लिए मुशायरा, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस, स्टेज प्ले और किताबों के पब्लिकेशंस का काम करती है। सर, बहुत सारे लोग वाकिफ़ नहीं हैं कि फ़खरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी की स्थापना कब हुई उत्तर प्रदेश में? फ़खरुद्दीन अली अहमद कमेटी 1976 में बनी और उत्तर प्रदेश में इसका मुख्यालय है। इसका हेड ऑफिस यूपी है, लखनऊ है, लेकिन इसका वर्किंग एरिया ऑल ओवर इंडिया है। हम उर्दू, अरबी और फ़ारसी के प्रमोशन के लिए पूरे हिंदुस्तान में काम करते हैं। सर, लखनऊ में मेरी कुछ लोगों से बात हो रही थी, खासतौर पर राजनीतिक लोग। तो चर्चा के दौरान ये बात पता चली कि पूरे हिंदुस्तान में जहाँ कहीं भी लोग उर्दू, अरबी भाषा का विकास चाहते हैं या पुस्तकें लिखना चाहते हैं और वो पुस्तकें लिखने के बाद आपके पास भेजते हैं, उसके बाद आगे की कार्रवाई क्या होती है? देखिए, इसके लिए हमारे यहाँ एक पूरा सिस्टम्स है। कोई राइटर अपनी बुक को पब्लिश कराने के लिए हमारे यहाँ सबमिट करता है तो हमने एक पैनल्स बनाए हैं उर्दू, अरबी और फ़ारसी के जो टॉप मोस्ट अथॉरिटीज़ हैं उनको पैनल्स में रखा है। हम उनके पास रिव्यू के लिए भेजते हैं। जब वो अपना रिव्यू हमें सबमिट कर देते हैं उसके बाद उनकी बुक का अप्रूवल होता है और जब बुक का अप्रूवल हो जाता है तो वो बुक छप के मेरे ऑफिस आती है। उसकी बुक की जो प्रिंटिंग की कॉस्ट है वो हम उस राइटर को पे करते हैं। सर, उनको रॉयल्टी कैसे मिलती है? आपका प्लान कैसा है? किस तरीके का उन लेखकों को यानी जो राइटर हैं उनको मानदेय कैसे देते हैं आप? जो किताब की कास्ट है, हमारी बुक की जो कीमत आ रही है उसके लिए हमारे पैरामीटर्स हैं कि उसमें कितने पेज की बुक्स है, प्रिंटिंग पे क्या कास्ट आएगी, बैंडिंग पे क्या कास्ट आएगी, वो कैलकुलेट करने के बाद उसका तखमीना निकाल के हम उन राइटर्स को उसका पेमेंट करते हैं। सर, ये सारी बुक्स जो भी आपके पास राइटर्स भेजते हैं उन बुक्स को चेक कौन करता है? स्पेलिंग्स हो या उनकी मात्रा हो, ये कौन चेक करता है? हमने आपको बताया कि हमने पैनलिस्ट की एक लिस्ट बनाई हुई है। तकरीबन 100 से ज़्यादा मेरे पास पैनलिस्ट हैं और जिनको हम रिव्यूज़ के लिए भेजते हैं वो स्पेलिंग मिस्टेक तक चेक करते हैं। लैंग्वेज कैसी है, वो किताब मुआशरे में जब जाएगी, सोसाइटी में जाएगी तो बच्चों पे जो पढ़ने वाले हैं उनके ऊपर क्या असरात छोड़ेगी, वो उस पर अपना रिव्यू देते हैं। उसके बाद वो अप्रूव होती है। सर, ये पैनलिस्ट कौन लोग होते हैं? अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के एचओडी, टॉप मोस्ट राइटर, टॉप मोस्ट शायर, इस टाइप के लोग हमारे इस पैनलिस्ट लिस्ट में हैं। चलिए, अब उस सवाल पर आ जाते हैं जो आमतौर पर हम चैनल पे लोगों से बात करते हैं। आपकी जब नियुक्ति हुई उसके बाद इस कमेटी ने क्या क्या काम किए, वो महत्वपूर्ण कार्य जरा बता दें। देखिए, 10 सितंबर 1921 को उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने मुझे यहाँ पर चेयरमैन बनाया। चेयरमैन बनने के बाद चूँकि फ़खरुद्दीन अली अहमद कमेटी से पब्लिक बहुत ज़्यादा कभी जुड़ी नहीं रही तो माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशन में, उनकी गाइडलाइन पे चलते हुए हमने कुछ नई चीज़ें यहाँ पर की। मसलन जो किताबें हमारे यहाँ छप के आती हैं उनकी 5 कॉपीज़ हमारी डिपार्टमेंट में जमा होती थी। जाहिर सी बात है 96 में बनी, तब से अब तक
हज़ारों लाखों किताबें छपी हैं। वो किताबें यहाँ हमारे यहाँ डंप पड़ी थी। हमने कहा सोचा इन किताबों का सही यूज़ क्या होगा, सही यूटिलाइजेशन हम क्या कर सकें। इसके लिए हमने स्टाफ से कहा कि वो सारी किताबें निकलवाई जाएँ। उनको साफ़ करवाया गया। उसके बाद यूपी के विभिन्न पुस्तकालयों लाइब्रेरीज़ में हमने उनको डोनेट किया ताकि वो लोग जो उर्दू, अरबी और फ़ारसी में पढ़ना चाहते हैं उनको वो नायाब और बेशकीमती किताबें फ़खरुद्दीन अली अहमद कमेटी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हों। जो मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि सबका साथ, सबका सम्मान, सबको साथ लेके चलने की जो भावना है, उस पर काम करने की कोशिश है। बहुत बेहतर सर। ढेर सारे काम सर ने बताए और भी कुछ ऐसे काम हैं जिस पर मैं चर्चा करूंगा जो मुझे पता है। लेकिन सर आते हैं अब उस सवाल पर। भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय हैं आप लगभग 30 से 40 वर्षों से, 30 वर्ष मान सकते हैं हो हम। गए हैं। सर क्या इस दौरान कभी परेशानी झेलनी पड़ी आपको? देखिए, विभिन्न राजनीतिक दलों ने समाज में जो जहर घोला था उसका शिकार तो हमको भी होना पड़ा था। क्योंकि हमारा इस्लाम हमें ये बताता है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क के वफादार रहो। तो हिंदुस्तानी होना हमारी पहली पहचान है। हम जब हिंदुस्तानी हैं तो हिंदुस्तान के संविधान, उसकी तिरंगा, ये हमारा मान सम्मान है और हमारे ऊपर इसका सम्मान करना वाजिब है। ये सब सोच के जब मैंने भाजपा ज्वाइन की तब मैं छात्र राजनीति से निकला था। 93 की बात है जी। 11 नवंबर 1993 में 93 में उस वक्त हमारे पहले राजनीतिक गुरु, हमारे आदर्श लालजी टंडन जी ने हमें भाजपा की सदस्यता दिलाई थी। आप सोचिए कि कितनी विषम परिस्थितियां होंगी 93 में एक युवा मुसलमान को भाजपा की राजनीति में जाना। लेकिन विजय वही होता है जो धारा के विपरीत चलता है। बिल्कुल। हमने संघर्ष करना चाहा, राष्ट्रीयता की भावना थी, हिंदुस्तानी होने पे फ़ख्र समझते थे। भाजपा की नीतियाँ राष्ट्रवाद को बढ़ावा देती हैं, इसलिए हम उस पार्टी में आए। लेकिन सर सुना तो ये भी गया कि उस दौरान आपकी अपने ही कौम के कुछ लोगों ने आपके ऊपर ढेर सारे आरोप लगाए। देखिए, आरोप प्रत्यारोप राजनीति में लगाना हम समझते एक आम बात है, लेकिन उस प्रत्यारोप को हमने निराधार साबित करा। ये हमारा अपना सोच थी, हमारी कार्यप्रणाली थी। हमने अपने समाज के साथ कभी कोई गद्दारी नहीं की। मैं तब भी मुसलमान था, आज भी मुसलमान हूँ और मरते दम तक मुसलमान रहूँगा, क्योंकि भाजपा ने धर्म बदलने को नहीं कहा है। भाजपा ने मेरा मुसलमान होने की हैसियत से सम्मान ये दिया कि आज मैं फ़खरुद्दीन अली अहमद कमेटी का चेयरमैन हूँ। सर ये बड़े फ़ख्र की बात है कि आप यहाँ तक पहुँचे, इस लेवल तक पहुँचे और वहाँ से युवा कॉलेज की राजनीति से निकल कर आप यहाँ तक आए। ढेर सारे अवार्ड शुरू किए हैं आपने फ़खरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी की तरफ से, तो मुझे उन कुछ अवार्ड्स के नाम बता दें ताकि मैं दर्शकों को बता सकूं कि क्या चल रहा है। फ़खरुद्दीन अली अहमद कमेटी से स्कॉलरशिप पहले भी दी जाती थी जी। लेकिन स्कॉलरशिप का जिसको हम दी जाते थे देते थे, ये नहीं मालूम होता था कि हमने समाज की किन विभूतियों को, सोसाइटी के किन लोगों के नाम पर अवार्ड दिए। जी। हमने मीर अनीस के नाम पर अवार्ड डिक्लेयर किया, मिर्ज़ा दबीर के नाम पर अवार्ड किया, रघुपति साहब फिराक गोरखपुरी साहब के नाम पर अवार्ड किया। इस टाइप के हमने 25-26 नाम जो समाज के सोसाइटी की वो अहम शख्सियतें थी जिन्होंने उर्दू, अरबी और फ़ारसी को बढ़ावा दिया और हिंदू मुस्लिम एकता की बात भी की। जी। सांप्रदायिक कभी भावना को आहत नहीं किया जिन्होंने उस पर अटैक नहीं किया। ऐसी विभूतियों के नाम पर हमने स्कॉलरशिप देना शुरू किया। बहुत बेहतर शुरुआत रही सर आपकी कमेटी की। सर कुछ उन गुमनाम शायरों की बात कर ली, एक दो जहाँ से मैं आता हूँ बेसिकली गाज़ीपुर से। वहाँ एक बहुत बड़े शायर हुआ करते थे खामोश गाज़ीपुरी साहब, उनके नाम पर या ऐसे गुमनाम शायर के नाम पर आपने कुछ ऐसी व्यवस्था, ऐसी योजना लानी है जो उनको ताउम्र याद रखें लोग जब तक लोग रहें? देखिए, हमने पूरे प्रदेश की सारी यूनिवर्सिटीज़ से भी रिक्वेस्ट की है और जो भी मुस्लिम स्कॉलर्स आते हैं जी। उर्दू स्कॉलर्स आते हैं जो अपने अपने ज़िलों में उर्दू, अरबी और फ़ारसी में काम कर रहे हैं, उनसे हमने कहा है कि आप उन अदीब और उन शायरों के नाम पर अपने क्या सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस कराइए ताकि आपके ज़िले के लोगों को मालूम होना चाहिए कि आपके ज़िले से कौन सी ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान की इज़्ज़त को बढ़ाया
और उर्दू अरबी फ़ारसी को उरूज पर ले गई। सवाल ये होगा और सबसे बड़ी गौरव की बात हमारे लिए क्या होती है कि उत्तर प्रदेश में आपकी जो कमेटी है पूरे हिंदुस्तान में ढेर सारे लोगों को यूँ कह लें कि पूरे हिंदुस्तान की जितनी भी शख्सियत हैं जो उर्दू अरबी फ़ारसी में लिखना चाहती हैं उनको आप यहाँ से गवर्न करते हैं, उन्हें यहाँ से गाइडलाइंस देते हैं। तो ये गौरव की बात हमारे लिए है। नहीं, गाइडलाइन नहीं देते हैं जी। हम उनको साथ लेके चलते हैं। गाइडलाइन देने में हम इस वर्ड को अच्छा नहीं समझते। जी। हमने प्लान किया है कि जैसे पहले मुशायरे कोई भी डिपार्टमेंट सिर्फ लखनऊ में कराता था, जाहिर सी बात है कि उर्दू के जाने वाले पूरे हिंदुस्तान में हैं। बिल्कुल। हमें उर्दू के अलावा इलाहाबाद है, फैज़ाबाद है, कानपुर है, बाराबंकी है, गाज़ीपुर है, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट। हमने इसको अलग अलग ज़िलों में कराना शुरू किया ताकि वहाँ के लोग रहने वाले ये जानें। अब अभी मैंने कुमार बाराबंकी साहब के पोते का एक प्रोग्राम था, बाराबंकी गया, मैंने उनके ऊपर काम किया। जी। तो वहाँ की जो नई जनरेशन आ रही है उनको मालूम तो होना चाहिए कि हमारे डिस्ट्रिक्ट की कौन सी शख्सियत ऐसी थी जिन्होंने ये शायरी में अपना काम किया, अदब की दुनिया में काम किया, अरबी को उन्होंने फ़रोग़ दिया या फ़ारसी को फ़रोग़ दिया या उर्दू को फ़रोग़ दिया। तो उसको हमने पूरी यूपी में फैलाने की कोशिश की। बहुत बेहतर सर। एक वाक़या रहा जो मुझे कुछ लोगों के से पता चली ये बात कि अपनी युवावस्था में आपने कैसा काम किया जो गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स में आते आते रह गया। अब क्या बात थी वो कि वो काम वहाँ से रुक गया? देखिए, बात दिसंबर 1997 की है। जाहिर सी बात थी कि उस दौर में 1997 में दंगे हो रहे थे हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट्स में। हिंदू मुस्लिम की भावनाओं को आहत किया जा रहा था। हमने एक हिंदू मुस्लिम एकता का काम करने की कोशिश की और शायद एक बहुत अच्छी मिसाल थी कि जब आपका जो रक्त है और जो मेरा खून है, आप हिंदू हैं तो रक्त कहते हैं, मैं मुस्लिम हूँ तो खून कहता हूँ, लेकिन रंग दोनों का एक है। दिसंबर 1997 में अपने पहले राजनीतिक गुरु स्वर्गीय लालजी टंडन जी के पास हमने एक प्रस्ताव दिया कि हम राष्ट्रवादी मुसलमानों का ब्लड डोनेट करना चाहते हैं आपके वज़न के बराबर, और ये कार्यक्रम संपन्न कराया। उनका वज़न था 74 किलो और ब्लड डोनेट हुआ 120 किलो, और पूरे ब्लड बैंक्स में और मेडिकल कॉलेजेस में अलग अलग मुख्तलिफ कॉलेज मेडिकल हॉस्पिटल्स में रखवाए गए और गरीब लोगों के काम आया। एक सौहार्द की हमने कोशिश की, वो कामयाब भी रही। बहुत बेहतर काम किया सर आपने उस दौरान। सर एक सवाल जो शायद बहुत सारे लोग या बहुत सारे हिंदुस्तानियों को नहीं पता होगा, धारा 370, और मैंने सुना कि उसके लिए आपने माननीय प्रधानमंत्री महोदय को अपने रक्त से पत्र लिखा था, कि ये सच बात है? हमने आपको बताया कि इस्लाम हमें ये सिखाता है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क के वफादार रहो। हमारे मुल्क का संविधान एक है, हमारा राष्ट्रीय निशान एक है, और हम सब हिंदुस्तानी एक हैं। हम लखनऊ के रहने वाले मुसलमान को कश्मीर में ये अधिकार नहीं था कि जाके ज़मीन खरीद सके। कश्मीर में आने वाला मुसलमान उत्तर प्रदेश में लखनऊ में मेरे पड़ोस में ज़मीन ले सकता था, तो हम क्यों नहीं ले सकते थे? हम किसी भी क्षेत्र को किसी अन्य देश का तो हिस्सा नहीं मान सकते ना। हमने अपने खून से माननीय प्रधानमंत्री को रक्त लिखा कि 370 को समाप्त करना चाहिए, और वो समाप्त हो रहा है, हुआ। ये हमारी विजय है। बहुत नेक काम किया सर आपने। तमाम लोग ये सवाल करते हैं कि एक मुसलमान होने के नाते बहुत सारे लोग सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं, ऐसा माना जाता रहा है। मैं चाहूँगा कि भी आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल, हम आपकी बात से सहमत हैं। उसकी भी एक चीज़ है कि हमें सरकार की नीतियों से दूर रखा गया और सरकार की योजनाओं से दूर रखा गया हमारे गठबंधन द्वारा। जी। हमें कभी किसी ने ये नहीं बताया कि सरकार आपको निःशुल्क हेल्थ कार्ड दे रही है। किसी मौलाना ने, आपने कभी तकरीर में सुना नहीं होगा, उनके माननीय प्रधानमंत्री का जो हेल्थ कार्ड था 5 लाख तक की निःशुल्क सुविधा उस पर मिल सकती थी एक गरीब आदमी को, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। हमारे पास हेल्थ कार्ड है, हमारे ख़ानदान के बहुत से लोगों के पास हेल्थ कार्ड नहीं होगा क्योंकि उनको उस योजना की अवेयरनेस नहीं थी। अभी जैसे प्रधानमंत्री आवास बटे जी, प्रधानमंत्री आवास बंटने में जो मुस्लिम का अनुपात है जनसंख्या के हिसाब से, उससे बहुत ज़्यादा आवास दिए गए। प्रधानमंत्री सुलभ शौचालय था, मुस्लिम की जनसंख्या के अगर आप
उसका एवरेज निकाले उससे बहुत ज़्यादा था। इसी तरह निःशुल्क राशन की बात है, 2.5 साल से हर गरीब के घर राशन पहुंच रहा है। जी, ठीक, अगर आपका नाम सुमित कुमार है, आपको मिला तो तूरे जैदी को भी मिला। क्या बात है। तो सरकार ने कभी हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं की। उसने एक बात कही कि हमारे लिए सब हिंदुस्तानी बराबर है, और यही सोच हमारी है कि जब हम सब हिंदुस्तानी एक बराबर हैं तो हमको मुल्क के लिए वफादार रहना ही पड़ेगा। जाहिर तौर पर। कोरोना पीरियड था, हम लोग दरवाजे बंद थे, घरों के अंदर थे, सरकार दरवाज़ा खटखटा के राशन दे रही थी, दरवाज़ा खटखटा के दवाएं दे रही थी, वैक्सीनेशन हो रहा था। जी, उस वैक्सीनेशन को नहीं पता था कि डॉक्टर को जो जिसको इंजेक्शन लगा रहे हैं वो सुमित कुमार है कि तूरे जैदी है। उसने तो एक हिंदुस्तानी को इंजेक्शन लगाया, एक हिंदुस्तानी को दवा दी। तो ये हिंदुस्तान के हर आदमी को इस सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने भेदभाव के बिना ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए। निश्चित तौर पर सर, कहीं ना कहीं ये जागरूकता का अभाव रहा है कि वो बातें वहाँ पहुँच नहीं पाई, और इसलिए ऐसी बातें निकल कर आ रही हैं कि सरकार, जो भी सरकार है, वो विरोधी है मुसलमानों की, मुझे ऐसा लगता है। और इसके बाद हम ख़त्म करेंगे, लेकिन एक संदेश जो आप चाहेंगे संपूर्ण प्रदेशवासियों को या देशवासियों को, जो आप संदेश देना चाहें। सिर्फ एक कोशिश करें कि आइए हिंदुस्तान को बुलंदियों की उन ऊंचाई पर ले जाएं जहां हम और हमारे प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। अंत्योदय की जो योजना हमारी है कि समाज का पिछड़ा वो व्यक्ति जिसके खाने के लाले हों, वो समाज का सबसे आगे आने वाला व्यक्ति बने, ये हमारी सोच है। हम मुसलमान होने के नाते हमारी इस्लामिक नॉलेज जो है वो भी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री की जो योजना है कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर हो, वो होना चाहिए। हम टायर का पंचर बनाने वाले कब तक बने रहेंगे, हम पतंग बनाने वाले कब तक बने रहेंगे। हमें APJ अब्दुल कलाम आज़ाद बनना है, वीर अब्दुल हमीद जैसी भावना लानी चाहिए, और हिंदुस्तान के लिए हर वक्त हर तरीके से त्याग करने की भावना और समर्पित रहने की भावना होनी चाहिए। जाहिर तौर पर बड़ी बेहतर बातचीत रही और बड़े अच्छे तरीके से आपने सारे सवालों का जवाब दिया। दर्शकों को बता दूं, आज हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान अतहर सगीर जैदी और तूरत जैदी साहब थे, जो कि फ़खरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी के चेयरमैन लखनऊ में हैं आप फ़िलहाल। और बने रहिए, हम ऐसी और भी शख्सियत से आपको मिलाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।